हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस इंटेलेक्ट इनसाइड। और इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, मणिपुर इन सबको इंडिया में मिलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई थी, लेकिन आफ्टर ऑल वो मिल गए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि विभाजन के टाइम पे क्या क्या समस्या आई, तो वहाँ पे देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हिंसा भी हुए, काफ़ी ज़्यादा मारकाट की समस्या भी आई थी बाहर। काफ़ी लोगों के लिए ना आज़ादी का मतलब वहाँ पे बेघर बेठिकाना हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे अपना घर लीव करके, और यहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे, तो एक तरीके से वो बेठिकाना ही हो गया। और इसके साथ ही विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को सीमा के पार जाना पड़ा, यानी कि इंडिया के बाहर जाना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोगों को तो जान से हाथ धोना पड़ गया। जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए, हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। कुछ परिवारों ने तो कुल की मर्यादा के नाम पर खुद ही बहू बेटियों को मार डाला। तो ये सारी समस्या विभाजन के टाइम पे आ गई थी। इसके साथ ही उसी टाइम पाकिस्तान के कुछ और डिमांड बढ़ रहे थे, तो गांधी जी ना इस चीज़ को मान गए थे। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा। ये जो इन्होंने मारा था इनको, तो ये विभाजन से रिलेटेड कुछ हिंसा, कुछ क्रोध, यही सारी चीज़ें मुद्दे थे जिसकी वजह से नथुराम गोडसे ने इनको मार डाला। ये सारी प्रॉब्लम हमें वहाँ फेस करने को मिल रहा था। कब? जब विभाजन हुआ, जब देश आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ा। फिर सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया, तो हमारे देश के सामने, इंडिया के सामने 3 तरीके की चुनौती आई। तो आज़ादी के बाद देश को जहां आज़ादी मिली वहीं पे उनको कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तो जो मुख्य चुनौती थी वो 3 थी। पहला, देश को एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना इसका मतलब ये है कि देश इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग कल्चरल, सबका जो व्यवहार है वो अलग है, और अलग अलग स्टेट में रहने वाले, वहाँ का भाषा जो है, लैंग्वेज है, वो अलग अलग है। और इन सब के बावजूद, इतनी सारी विविधताओं के बावजूद एकता स्थापित करना, ये सबसे अहम चुनौती थी कि मतलब इतने बड़े लेवल पे हम कैसे करें। तो इस चुनौती का सामना इंडिया को करना पड़ रहा था। दूसरी चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात इतने बड़े लेवल पे मतलब पूरे इंडिया में डेमोक्रेटिक लागू करना, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं हुए थे। अभी तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो प्रतिनिधि के द्वारा चुन के आया हो, कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई चुनाव नहीं होता था, मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं था। लेकिन अब लोकतंत्र स्थापित करना, मतदान करवाना, ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा कठिन थी। तो ये भी एक चुनौती थी। इसके साथ ही सबका विकास मतलब कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन या किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्टेट की बात न करके पूरे जो भारतवासी है इन सबका विकास करना, सबका कल्याण करना। तो सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सभी को प्रॉपर तरीके से जितने भी रिसोर्सेज है वो मिले, सबका विकास अच्छे से हो, तो ये भी एक चुनौती थी। तो देश की एकता को सूत्र में बांटना, ये मैंने आपको समझा दिया। लोकतंत्र की स्थापना करना भी, ये भी एक मुख्य चुनौती थी। और सबका विकास करना भी, ताकि सबका कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, किसी एक वर्ग का ना हो, ताकि सबका हो। तो ये जो चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रही थी सामने, तो इन सबका सामना इंडिया को करना पड़ रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भाषा की समस्या को हल करने के लिए जो त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया गया था, वो भारत के विभाजन के आधार पर बहुसंख्यकों को बनाया गया था, जिसके कारण भी कई समस्या उत्पन्न हो रही थी। पहला, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान को 2 इलाकों में बांटा गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और इसके बीच वाला जो एरिया था, वो भूभाग जो था, वो बड़ा सा जो मध्य भारत था वो था।
मुस्लिम बहुल के इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी सीमांत प्रांत के जो नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसके एकदम खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों के अल्पसंख्यक बड़े ही असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, कल वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। तो काफ़ी सारी समस्या यहाँ उभर के सामने आ रही थी जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। तो इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि राज्य का पुनर्गठन से आप क्या समझते हो। तो राज्य की अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो नए संविधान में राज्यों का गठन कैसे हुआ था, तो इसमें 3 मुख्य प्रकार के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी भी है बट डी से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ए बी सी पार्ट है। तो जो पार्ट ए थे इसमें जो थे 9 स्टेट्स थे, पार्ट बी में 8 स्टेट से, पार्ट सी में 10 स्टेट, और जो बच गया जो किसी में भी नहीं आता था यूनियन टेरिटरी, वो पार्ट डी में रखा गया। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें, किसकी, पार्ट ए की, तो पार्ट ए में एक निर्वाचित राज्यपाल और राज्य के विधायिका होते थे जो चुनाव द्वारा चुन के आते थे। तो ये यहाँ पे देखभाल करते थे। और इसमें कितने स्टेट थे, 9 थे, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, ये मुंबई है, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी और हैदराबाद के जो पूर्व शासक थे, ऐसे शासकों को राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। ऐसे ही बड़ी रियासत को भाग बी में शामिल किया गया। इसका जो प्रमुख था कौन था, जो पूर्व शासक थे उनको प्रमुख बनाया गया था यहाँ पे। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो इसमें 10 स्टेट्स थे और ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, तो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर प्रांत का निर्माण किया गया और उसकी जिम्मेदारी मुख्य आयुक्त को दी गई थी। यानी कहा जाए तो इसमें जो सीधा नियंत्रण था ना, वो ब्रिटिश कमिश्नर का नियंत्रण था। और पार्ट डी की अगर हम बात करें तो पार्ट डी में जो किसी भी भाग में नहीं देखा गया, तो उसकी जो जिम्मेदारी थी वो राज्यपाल को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी, राज्यपाल को दे दी गई थी। और इसमें कौन से आ गए थे, यूनियन टेरिटरी के जो थे, इसमें यूनियन टेरिटरी को रखा गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। और इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, राज्यपाल को, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल थे। और ये जो स्टेट की जो सूची बनी है, जो लिस्ट बनी है, ये 1950 में बनी थी, ठीक है। तो 1950 में जब ये राज्यों की सूची घोषित होती है तो कुछ लोग ना अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी विशाल मांग शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हमें भी एक प्रॉपर तरीके से, हमें लैंग्वेज के आधार पर हमारा ना स्टेट होना चाहिए। जैसे कि विशाल आंध्र प्रदेश, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहन महा, इन्होंने अपने भाषा के आधार पर इन्होंने अपने राज्य की मांग कर दी। अब देखो हुआ क्या, इसके पीछे की कहानी ये है, इन्होंने जो आंदोलन किया था तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि 1948, कब, 1948 में एक धर आयोग बना था। कौन सा आयोग, धर आयोग। तो 1948 में एक धर आयोग स्थापित हुआ था। तो ये जो था ये भाषाई प्रांत आयोग था, यानी भाषा के आधार पर। तो और बना कब, जून 1948 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस.के. धर, जगत नारायण लाल, पन्ना लाल। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 10 दिसंबर 1948 में। तो इसमें ना ये पहले तो ये बोला गया था कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई ना तो इसमें बोल दिया गया कि जो भाषा के आधार पर प्रांत है उसका गठन नहीं होगा। यानी जो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना था उसको ये नकार देते हैं।
तो इससे तो वैसे ही लोग गुस्सा हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक जेबीपी का मतलब, यहाँ जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पटावी सीतारमैया। ठीक है, तो जो सीतारमैया है ये कांग्रेस अध्यक्ष है। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटावी सीतारमैया, ये तीनों जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट आती है वो 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट आती है। और इसमें जो सिफारिश दी गई थी वो ये दी गई थी कि जो नए प्रांतों का गठन होगा उसके लिए अभी इतना समय नहीं है। यानी कि पहले तो बोला गया था कि भाषा के आधार पे होगा, लेकिन बाद में ये बोल रहे, इसमें जो सिफारिश आई वो ये आई कि नए प्रांतों के गठन के लिए हमारे पास अभी सही समय नहीं है। लेकिन जबकि इन्होंने स्वतंत्रता से पहले कुछ वादे किए थे, लेकिन उस वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। तो जो इन्होंने वादा किया वही इनके लिए चुनौती बन गया। और ये बोला गया कि जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, अन्य कारणों के आधार पर हम राज्यों का गठन कर देंगे और अन्य कारणों के कारण राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन जो मेन रीजन है वो भाषा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि भाषा के आधार पे स्टेट नहीं बनेंगे। और इनका ये भी कहना था कि जो जेवीपी थे, ये जेवीपी इनका ये भी कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आंतरिक सीमाओं के लिए चुनौतियाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उस टाइम पे कुछ चुनौती थी वो अपने अंदर कुछ देश में ही चल रहे थे। जैसे कि अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे पोट्टी श्री रामुलु, ये कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के काफ़ी जाने माने एक नेता थे। अभी इनकी कहानी भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे पोट्टी श्री रामुलु का नाम आता है। दूसरा विशाल आंध्र आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश बनाने के लिए ही हुआ था। और ये फिर तीसरे नंबर पे पुरानी मद्रास प्रांत के, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। क्योंकि यहाँ जो थे तेलुगु भाषा के क्षेत्र के आधार पर वो बनाने की बात कर रहे थे राज्य। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, इन सब में तेलुगु भाषा बोलते थे, तो इसको अपना एक बेस बना लिया गया था। केंद्रीय सरकार का निर्णय न लेने के कारण भी लोगों में क्या थी? असंतुष्टता थी। तो ये आंतरिक चुनौतियाँ थी। अगर आंतरिक सीमाओं के लिए चुनौती, आंध्र राज्य का गठन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आंध्र प्रदेश है उसको एक अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए गए थे। तो जैसे पहले नंबर पे तो यही आता है पट्टी श्री रामुलु। ठीक है, तो पट्टी श्री रामुलु एक कांग्रेसी नेता थे। और जब इन्होंने सरकार को बोला कि हमें भाषा के आधार पे एक नए राज्य बनाना है, तो जब देखा इन्होंने कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो वो क्या किए? अनिश्चितकालीन उपवास पे चले गए। यानी खाना पीना सब इन्होंने त्याग दिया और फिर ये उपवास पे बैठे रहे। ठीक है, तो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के नेता थे, जो पट्टी श्री रामुलु थे, वो 56 दिनों की भूख हड़ताल पे जब बैठे रहे और फिर उसके बाद 56वें दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा लोगों में अशांति फैल जाती है, हिंसा का एक रूप लेता है। इनकी जो मृत्यु होती है ना, वो उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर क्रोध आ जाता है, वो लोग हिंसा करने लग जाते हैं। और 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की जो सरकार है वो घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अगर हमने अब नहीं किया तो आगे पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो आंदोलन है वो हिंसा और क्रोध का रूप ले लेता है। तो जिसके कारण गवर्नमेंट को 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाना पड़ता है। और इस तरीके से जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन जाता है। तो ये थी आंध्र प्रदेश की कहानी कि आंध्र प्रदेश कैसे बना। और ये जो आंदोलन हुए तो इसके पीछे क्या कारण थे? जो नए राज्यों की मांग हो रही थी तो इसके पीछे क्या कारण थे? तो देखो, राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा किए गए जो विभाजन थे उसको आर्टिफिशियल कहकर उसको खारिज कर दिया। और लोगों ने खुद से वादा किया कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। और फिर 1920, कब? 1920
नागपुर में एक अधिवेशन होता है और कांग्रेस ने ये मान्यता दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। हम थोड़ा यहाँ पे पास्ट में हिस्ट्री में देखते हैं। 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन होता है उसमें ये मान्यता दी जाती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। और 1920 के बाद ही कई प्रांतीय जो कांग्रेस समितियां हैं वो भाषाई क्षेत्रों द्वारा बनाई गई। लेकिन क्या हुआ, जैसी स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद इस विचार को एकता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। उनको लगा कि अगर हमने भाषा को वेश बनाया और उसके आधार पे हमने अगर डिवीज़न किया अलग अलग स्टेट को, तो जो हमारा भारत है वो क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, जिसके कारण इस चीज़ को उन्होंने नकार दिया। एकता को विविधता के साथ बनाए रखने के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन जो भाषाई राज्यों के लिए थी वो स्वीकृति अलगाववाद के खतरे से कम नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि हमने भाषा को बेस बना के अगर किया तो हमारा जो है इंडिया है वो अलगाववाद के खतरे से कम नहीं है। और इस तरीके से दोनों तरफ से जो कांग्रेस सरकार थी वो यही सोच रही थी कि एक तरफ उसने भाषा के आधार को मना कर दिया तो कहीं दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही थी कि अलगाववाद के खतरे को भी कम कर सकती है क्या, और ये भी संभावना सरकार को दिखाई दे रही थी। हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC, तो ये फिर से एक आयोग बनाया गया। ये आंध्र प्रदेश का जैसे ही निर्माण हुआ वैसे ही इस आयोग को बनाया गया। कब बनाया गया था, दिसंबर 1953 में इसको बनाया गया। और ये जो अधिनियम था ये 1956 के अकॉर्डिंग बनाया गया। और ये संविधान में 7 संशोधन अधिनियम के तहत भी लाया गया था। और इसमें क्या बोला गया था, जो अब तक के जो भी है जो 3 त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी स्टेट की उसको ख़त्म किया गया और अब 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहली और दूसरी जो अनुसूची थी उसमें इसमें चेंज किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली थे, HN कुंजरू थे और KM पनिक्कर थे। और उस टाइम पे जो तत्कालीन गृह मंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। तो इनकी देख रेख में जो गोविंद वल्लभ पंत थे उनकी देख रेख में ये समिति बनी थी। और इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1955 में। और 1956 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। और उसमें क्या सिफारिशें दी गई थी, उसमें यही कहा गया था कि जो पुरानी व्यवस्था है, जो अभी हमने ऊपर बात किया था कि ABC 3 कैटेगरी जो थे मुख्य थे, तो इनको क्या किया गया, इनको ख़त्म किया गया, इनको समाप्त किया गया। और भाषा और संस्कृति के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। भाषा और संस्कृति के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसके साथ 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ABC 3 जो केंद्र शासित प्रदेश थे जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, इनको छोड़ के बाकी जो उसके आसपास के जो नज़दीकी राज्य थे उनको मिला दिया गया। तो ये इनकी सिफारिश में कहा गया। जैसे आप 1956 में जो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी जो बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल। यूनियन टेरिटरी कौन से थे, अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा जो स्टेट है पहले क्या था और अब क्या नेम है एंड किस ईयर में बने। तो बम्बई की अगर बात करें तो बम्बई महाराष्ट्र गुजरात इस नाम से है अब, ठीक है। 1960 में ये बना। असम, नागालैंड 1963 में ये बना। असम से ही नागालैंड साइड हुआ है, मतलब अलग हुआ है। बृहत्तर पंजाब, जो बृहत्तर पंजाब था उससे कौन कौन से स्टेट बने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 1966 में। असम से कौन कौन से राज्य बने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये 1972 में। असम से और भी स्टेट बने जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और ये कब बने, 1987। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड 2000 सन में ही। बिहार से बना झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना, ये हाल फिलहाल में बना है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। गोवा कब बना, 1987 में, और सिक्किम कब बना, 1975 में। तो ये आपका पार्ट 2 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। आपके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है चैलेंजेस
पहला जो आपका पूछा जाता है वो चैलेंजेस पूछा जाएगा। सेकंड, जो राज्य का पुनर्गठन है एसआरसी, ये पूछा जाता है। और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, इन सबको मिलाने में क्या क्या कठिनाई आई थी, तो इनकी स्टोरी पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लो। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे चैनल पे इसका लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।